दोस्तों मैं हूं शैलेश लोढ़ा। मैं लेके आ रहा हूं मध्य प्रदेश की उन हस्तियों की कहानी जिन्होंने अपने जज्बे से पाया एक अलग मुकाम। कहानी जज्बे की न्यूज 18 पर, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो। नमस्कार। जज्बे की कहानियां बड़ी कमाल की होती हैं। अब आप कहेंगे कि सब कहानियों में जज्बा होता है, ऐसा नहीं है। जज्बा एक ऐसी चीज है जो उन्हीं लोगों में होता है जो कुछ करने की कुव्वत रखते हैं, कुछ करने की चाहत रखते हैं, कुछ करने की ललक रखते हैं, जिनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होती। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं हो बल्कि समाज के लिए हो। दुनिया में बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं, या मैं ये कहूँगा बल्कि सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो आपको कमाई करके देते हैं, आपको जीवन यापन का सहारा बनते हैं, आपको पैसा देते हैं। आप और हम सारे लोग वही काम करते हैं कि जो हमारे जीवन यापन का सहारा बने, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, हम कमाएं, हमारे हाथ में पैसा आए, हम घर परिवार चलाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवसाय को व्यवसाय के तौर पे नहीं लेते, लेकिन वो कुछ ऐसा करते हैं जो समाज के लिए भी लाभदायक हो, समाज को आगे बढ़ाने वाला। उसी में से एक पेशा है चिकित्सा का। मित्रों, जितने चिकित्सक हैं उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा पेशा है, क्योंकि इसीलिए कहावत भी है कि ईश्वर के बाद अगर धरती पे कोई है तो वो चिकित्सक होता है, क्योंकि वही है जिसके हाथ में आपकी प्राण है, आपकी तबीयत है, आपका स्वास्थ्य है। और चिकित्सक का जो पेशा होता है वो आपसे बहुत कुछ मांगता है, वो आपसे प्रतिबद्धता मांगता है, वो आपसे कोई समय सीमा नहीं मांगता। आप रात को 2 बजे भी अपने पेशेंट के लिए खड़े होंगे। निजी जीवन में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन वो व्यक्ति करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है। और एक ऐसे चिकित्सक हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय हार्डिया। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अजय जी, चिकित्सा में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, जैसे एलोपैथी है, जैसे आयुर्वेदिक है, जैसे यूनानी है, होम्योपैथी है। मुझे पता चला आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो इटालियन से इसका ईजाद हुआ है। इसका जो इन्वेंटर हुए हैं डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, जो कि अपने समय के काउंट सीजर मैटी ओके, अपने समय के वो बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति रहे हैं, जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वहाँ के जज रहे, इसके साथ में वहाँ के सेना में कर्नल रहे। इसके बाद उन्होंने सोशल वर्क करना स्टार्ट किया और वो मेडिसिन के फील्ड में आए। और उस समय होम्योपैथी एक बहुत प्रचलित सिस्टम हुआ करता था। उन्होंने होम्योपैथी का इलाज किया। उन्होंने देखा कि होम्योपैथी के अंदर जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो उस समय के 15वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए हैं पैरासेल्सस। उन्होंने 2 नियम दिए थे कि पौधों में विद्युत शक्ति विद्यमान होती है जी, और दूसरा सिद्धांत दिया था कि लाइक योर लाइक। तो ये जो मैटी साहब थे ये 15वीं शताब्दी के पहले थे या उसी दौर में थे? मैटी साहब ने 1865 में इसका इन्वेंशन किया। 1865 में, मतलब ये 1900 का जो हमारा दशक था जी बिल्कुल। 1809 का इनका बर्थ है और 1865 में इन्होंने इस सिस्टम का इन्वेंशन किया है। तो आप बता रहे थे जो वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि हमारे पौधों में जो है विद्युत का प्रभाव होता है, विद्युत शक्ति होती है जी। और एक नियम दिया था लाइक योर लाइक। तो लाइक योर लाइक को होम्योपैथी के लिए समानता से समानता का शयन होता है, उसको उन्होंने डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने उस नियम को प्रतिपादित किया था, उसको लिया था। डॉक्टर हैनीमैन जो पितामह माने जाते हैं होम्योपैथी जी। और काउंट सीजर मैटी ने जो दिया था कि प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स लिए और उन प्लांट्स में से उन्होंने एनर्जी को निकाला। और एनर्जी को निकालने के बाद उस समय उन्होंने कई हज़ारों पेशेंट को ठीक किया। कैंसर पर उनका उसी समय से कैंसर का ही इलाज उन्होंने किया था। अच्छा। और इंग्लैंड की जो महारानी है उनकी बेटी का भी इलाज उन्होंने किया, क्योंकि वो खुद भी रॉयल फैमिली से थे, तो उसे बहुत सारे रॉयल फैमिली के लोग उनसे इलाज करने आते थे। और उस समय उन्होंने इटली के अंदर बोलोग्ना शहर के अंदर उन्होंने बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मरीजों का इलाज किया। और कैंसर पर उनका विशेष ये था। एक इंग्लैंड में लंदन में एक हॉस्पिटल, ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन का क्लिनिकल भी ट्रायल हुआ था। अच्छा। और उस समय पाया गया था कि कैंसर ठीक होता है। डॉक्टर हार्डिया, क्योंकि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे मेडिसिन और चिकित्सा का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जब कोई शब्द सुनता है तो वो शब्द से अपने अर्थ निकालने की कोशिश करता है। जैसे अगर वो सामान्य व्यक्ति कोई शब्द सुने मशीन, तो उसे लगता है भाई कोई ऐसी चीज़ जो काम करेगी। वैसे जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी सुनता है तो कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा, उसके दिमाग में आता है कि ये कहीं
इलेक्ट्रिक शॉक या इस तरह की चीज़ों से जुड़ी नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, लोगों के मन में यही आशंकाएं होती हैं। हमसे भी कई लोग बोलते हैं कि आप जो थेरेपी दे रहे हैं इलेक्ट्रोथेरेपी, क्या इसमें करंट का यूज़ कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा ना ये आशंका से ज़्यादा ये कि एक सामान्य मनोविज्ञान है कि आप शब्द सुन के वैसा कहें ये तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मतलब यही चीज़। देखिए सर, आप और हमारा जो लाइफ जो है वो सब लाइफ जो हमारी है वो सब इसी पे आधारित है। हम बोलते हैं कि हमें जो हमारे दुनिया में, हमारे ब्रह्मांड में जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य है जी। और हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सूर्य की उपस्थिति में ही अपना भोजन लेते हैं। प्लांट्स जो हैं वो सूर्य की उपस्थिति में जो 7 किरणें होती हैं, 7 किरणों से 7 रंग बने हुए हैं और वो 7 रंगों का प्रभाव उन प्लांट्स पे आता है और वो अपना जो न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन लेते हैं वो मिनरल्स के रूप में, और धूप तो उनका बहुत बड़ा भोजन है जी जी, उससे वो लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, ये प्लांट्स में हो जाती है और चूंकि हम भी जो खाना खा रहे हैं उस पर सब चीज़ें, हमारे शरीर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है। ये आपकी जो मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आपकी कहने का मतलब आप जिसके ग्रेजुएट हैं, उसका सिद्धांत ये है, जहाँ तक मैं समझाऊँ, आपने कहा कि भाई सूर्य जो है उससे ग्रहण करता है इलेक्ट्रिसिटी, जो पौधा जो होता है जो रोशनी ग्रहण करता है वो उसमें ट्रांसफ़र होती है और वही भोजन में आती है। यू मीन टू से ट्रांसफर फ्रॉम देयर, ये आपकी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी थ्योरी है जो इस पे आधारित है जी। तो बेसिकली इसमें कोई करंट जैसी कोई चीज़, कोई करंट इस चीज़ नहीं, मतलब आप जो समाहित करंट है आप उसकी बात बिल्कुल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं एक आम व्यक्ति की तरह जानना चाहूँगा डॉक्टर हाडिया, जो मेरी नॉलेज, मेरी एकेडमिक नॉलेज को भी बढ़ाएगा। होम्योपैथी की जैसी बात चलती है तो हमारे निगाह में वो जो छोटी छोटी गोलियाँ आती हैं वो आता है जिसमें शायद अल्कोहल या आई डोंट नो स्पिरिट क्या डाला जाता है। सबका स्वाद जो है वो बिल्कुल समान होता है और वो लेने में बड़ी आसान होती है। आपकी ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है ये इससे कुछ अलग है या वैसे ही सेम मेडिसिन है जी? हमारी मेडिसिन को भी 2 भाग में लिया गया है। एक लिया गया है लिक्विड मेडिसिन और एक लिया गया है जो पिल्स, जो होम्योपैथी की जो पिल्स होती है, ग्लोबुल्स होते हैं, उसको लिए गए। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसके अंदर 5 इलेक्ट्रिसिटी ली गई है, जिसमें ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, रेड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी और WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी। आप, मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के भी इतने ऐसे कलर्स हो सकते हैं, मैं नहीं समझता। अच्छा, तो हमारे इसमें से 5 इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है जी। और वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो लिक्विड फॉर्म में होती है और बाकी की हमारी जो मेडिसिन हैं जो हम लोग 114 प्लांट से बनाते हैं, तो बाकी हमारी जो मेडिसिन हैं वो पिल्स फॉर्म में, ग्लोबुल्स फॉर्म में ही हम उसको प्रिजर्व करते हैं। हम ये कहेंगे कि लिक्विड मेडिसिन जो होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और जो ग्लोबुल्स में होते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं संग्रहित ऊर्जा जी। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रो, बिजली की तरह कार्य करने वाली। मैटी ने भी यही देखा था, तेजी से काम करने वाली। मैटी ने भी ये देखा था अपने जो उन्होंने जब ट्रीटमेंट करते थे कि उनकी मेडिसिन्स लगाते से ही, एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते से तुरंत आराम करती थी। कैसा भी दर्द हो, कहीं किसी का ब्लीडिंग हो रहा हो, जहाँ ब्लीडिंग हो रहा हो उन्होंने ब्लड इलेक्ट्रिसिटी लगाई, हम देखते थे कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में ब्लड बंद हो जाता था या आप कहना चाहते हैं अभी भी होता है? अभी भी होता है, सेम चीज़। आप सिर्फ उसको स्किन पे अप्लाई कर लगाइए, बस जहाँ कहीं ब्लीडिंग हो रहा है वहाँ पे आप लगा दीजिए, ब्लड बंद हो जाएगा। अच्छा, 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर ब्लड बंद हो जाएगा। आज भी वही सिस्टम हम लोग काम कर रहे हैं, उतने ही अच्छे रिजल्ट हमें आज भी मिल रहा है। आपने ये किस सन में किया था ग्रेजुएशन डॉक्टर? मैंने सर किया था ये 89 में। एंड देन देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर साहब ने 89 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया जबलपुर से जी, जबलपुर से। उसके बाद दिल्ली में आपने आगे पढ़ाई की और 89 को आज बहुत बरस बीत चुके हैं। तो वो इतने सालों के अंदर आपने लगभग कितने पेशेंट्स अपने इस तरीके? सर मैंने ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसके आगे एजुकेशन फील्ड में मैंने काम किया जी, इंस्टीट्यूशन में मैंने इसका चलाया, लोगों को ट्रेन भी किया, स्टूडेंट्स को किया इसी विधा के अंदर जी। और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते गए और हमने फिर OPD स्टार्ट की, फिर IPD स्टार्ट की और आपने अपना हॉस्पिटल खोला। हाँ, और हॉस्पिटल खोलने की हमें इसलिए आवश्यकता पड़ी, हम ये देखते थे कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उसको OPD बेस पर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उसकी इतनी अच्छा जो इलाज रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। सी फॉर अ डॉक्टर डूइंग अ प्रैक्टिस इज अ ग्रेट थिंग एंड ही ट्रीट्स, बट स्टार्टिंग अ हॉस्पिटल ऑफ 100 बेड, लाइक दैट्स अ बिग थिंग। तो ये एक छोटी चीज़ नहीं थी कि ये जो जंप था 100 बेड का हॉस्पिटल, जो देवी अहिल्या हॉस्पिटल नाम से आपका जो हॉस्पिटल है, तो ये तकलीफ नहीं हुई ये चीज़ करने में? 100 बेड का हॉस्पिटल इससे तकलीफ नहीं हुई हमारा। एक्चुअली हमने जब शुरू से एक अपना एक मोटो बनाया था, एक विज़न बनाया था कि हमें एक वृहद लेवल पे हमें काम करना है
बहुत वृहद लेवल आपने इतना, आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहे हैं? और हमने ये देखा ये वृहद जो आपने बोला, मुझसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आप अपनी भाषा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, हम थोड़ा सा विषयांतर कर गए, लेकिन मुझे कहना बड़ा आवश्यक था कि आपने वृहद जो बोला उसने मुझे बड़ा प्रभावित किया। जी बताएं। जी सर। तो हम ये देखते थे कि हमारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास कार्डियक पेशेंट भी आते थे, अस्थमेटिक पेशेंट भी आते थे, उनको हम ओपीडी बेस पर ट्रीटमेंट देते थे, वो रिजल्ट नहीं मिल पाते थे। जी। हम किसी अन्य हॉस्पिटल में उन जो पेशेंट एडमिट होते थे उनका इलाज हमें अन्य एलोपैथी वाले हमें परमिट नहीं करते थे। खैर डेफिनेटली वो अलग अलग हॉस्पिटल के तो हमने फिर ये प्लान किया कि हम अपने हॉस्पिटल के अंदर हमारी इन मेडिसिन का हम क्लिनिकल ट्रायल करें, वो बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। और हमने जो हमारा हॉस्पिटल बनाया है वो पूरा एलोपैथी हॉस्पिटल ही हमने बनाया, जिसके अंदर हमने एक एलोपैथी में जो सुविधा होना चाहिए वो सब चीज़ें हमने वहाँ रखी हुई हैं, आईसीयू से लेके, और सभी इन्वेस्टिगेशन विंग भी हमारे पास में है, ऑपरेशन थिएटर भी हमने बनाए, सब चीज़ हमने बनाई। अच्छा जी। आपके इस स्ट्रीम में ऑपरेशंस भी होते हैं? ऑपरेशन नहीं करते हैं। हमारा जो ट्रीटमेंट जो है वो ये कहेंगे कि जितनी भी क्रॉनिक डिसीज़ है, हाँ। और जहाँ पर एलोपैथी बोलती है कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, वो सब चीज़ों का हम इलाज करते हैं। ये बहुत बड़ा दावा नहीं है डॉक्टर साहब? सर दावा नहीं है, ये हम प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं जी। अभी हमने ये देखा है कि 5 प्रकार की बीमारियां हैं जिसे WHO ने जिससे पैलिएटिव केयर में रखा हुआ है। हम ये कहेंगे ब्रेन संबंधित डिसीज़ होती है, जिसमें हम कहते हैं कि एपिलेप्सी हुआ जी, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके अंदर माइग्रेन हुआ, या और जो बहुत व्यापक रूप है। हम कहते हैं कि आज के समय के अंदर लोग बहुत टेंशन में रहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं। ठीक है। हार्ट डिसीज़ है, यदि किसी को एक बार हार्ट डिसीज़ हो गई है तो उसको उम्र भर अपनी एलोपैथी की मेडिसिन लेना होती है। डॉक्टर साहब, मैं जिस फील्ड में हमको बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है, हमें क्या करना चाहिए? सर हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं जिसका एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करने से सब चीज़ों में परिवर्तन होता है। आपका जो एनर्जी लेवल को बूस्टअप करके रखती है। एक्सटर्नल मतलब क्या, माथे पे लगानी इस तरह से? स्पाइनल कार्ड पे। अच्छा, ऐसे वो क्या बॉडी एब्जॉर्ब करती है? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है या डॉक्टर मैटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। जी, ये तो विज्ञान है। और वो जो 7 चक्र होते हैं वो 7 चक्र एनर्जी व्हील होती है, उसके अंदर एनर्जी का फ्लो उसमें होता है। जी, ये हमारे भारत में भी और ये सिद्धांत बिल्कुल बड़ा प्रसिद्ध है। और इस एनर्जी में यदि ब्लॉकेज होता है तो हमें डिसीज होती है। तो वहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं उसका हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं। वहाँ हमारी मेडिसिन को हम लगाएंगे तो आपके एनर्जी व्हील का सर्कुलेशन को वो बढ़ा देती है, एनर्जी को बढ़ा देती है, और आपका जो फ्लो बढ़ने से और तुरंत फ़ायदा होना चालू हो जाता है। मतलब कोई क्रीम या इस तरह की कोई चीज़ है? लिक्विड मेडिसिन या लिक्विड वाटर बेस्ड मेडिसिन। तो मतलब उसको हम घर पे भी अपने खुद भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी, कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास आने की जरूरत नहीं? आने की जरूरत नहीं। उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम हो जाएगी? 100% हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको दूंगा, आप उसका यूज़ आप करिए। क्लिनिकल प्रयोग मुझ पे ही करके देखिए जरा, बिल्कुल इससे कितना होता है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब 100 बेडेड हॉस्पिटल फॉर द इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आपके पास मतलब हमेशा इतने लोग होते हैं कि इतना उनको आपको भर्ती करना पड़ता है? सर अभी हमारे पास हम लोगों ने भी जो कैंसर पे 2 साल से काम करना स्टार्ट किया है जी, और कैंसर में हमारे पास तो इस समय नंबर से लोग पेशेंट आते हैं, वेटिंग हमारे पास में है। पेशेंट अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके बाद एडमिट हम लोग 7 डेज आपके पास जगह नहीं होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इतनी डिमांड है। उसका कारण ये कि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और कैंसर का एक सर्टेन लिमिट तक ही इलाज होता है। एलोपैथी में हम कहीं भी जाएंगे, आप टाटा में इलाज कराएं, एम्स में इलाज कराएं, या हम यूके में या अमेरिका में इलाज कराएं, 3 प्रकार का इलाज होता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। और कीमोथेरेपी से आज तक कोई भी कैंसर का मरीज ठीक नहीं हुआ है। मैं इस बारे में, मेरी नॉलेज नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। केवल हम कुछ समय के लिए हम कीमोथेरेपी देके उसको डिसीज़ को रोकने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में रिकरेंस जब होता है तो पेशेंट को पेन डेवलप हो जाता है, और जब पेन डेवलप होता है तो हमारा ऑन्कोलॉजिस्ट केवल मॉर्फिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बोलते हैं कि घर ले जाके इनकी सेवा करिए। और उस स्टेज के अंदर जो पेशेंट के परिवार के लोग होते हैं वो केवल दर्द से तड़पते व्यक्ति को देखते रहते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और उस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते हैं, और जब हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं 7 डेज़, और उन 7 दिनों में मॉर्फिन को हम एकदम से बंद कर देते हैं, और वो पेशेंट हमारा 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के अंदर अपने पेन को 70-80% रिलीव हो जाता है। ऐसा आपने किया है? होता है। आप चाहें तो आप विजिट भी करके आप पेशेंट से मिल सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो खुद बोलेंगे कि हम इस स्टेज में आए थे और आज हमें इतना फ़ायदा है। वाह
डॉक्टर साहब, आपके परिवार में कोई पहले आपसे पहले रहा कोई डॉक्टर चिकित्सक? नहीं सर, मेरी फैमिली में तो मैं नहीं रहा। मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। वो किस मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे जी, और वो चाहते थे कि वो क्यों चाहते थे कि आप डॉक्टर बने? पता नहीं सर, क्योंकि डॉक्टर एक इज्जतदार पेशा है। पता नहीं क्या, एक्चुअली पहले होता ही था कि हम अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं। जी जी, और तीसरी कोई चीज़ मिलती मेरे नहीं थी। फादर के एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा था कि उसको इंजीनियर बनाओ, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इससे डॉक्टर ही बनाना है। हाँ, और उन्होंने मुझे और आपने अपने पिता के स्वप्न पूरा किया और आप डॉक्टर बने। और आज तो उस ज़माने में 89 में आपने अपना ये शुरू किया था, और तब से लेके आज तक आप अपनी इस तरक्की का श्रेय किसे देना चाहते हैं? इसकी तरीके का श्रेय तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, क्योंकि वही हमारा एक जो उनका विज़न था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं सेवा करूं। और आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी भी होती है कि जो उन्होंने सपना देखा था, मैं उसे आज पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। आपका कोई सपना जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? सर, मेरा सपना तो ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक मेन स्ट्रीम में आए जी। अभी तक हम बोलते हैं कि एलोपैथी मेन स्ट्रीम में है और हर व्यक्ति केवल एलोपैथी पर जाता है, और एलोपैथी में आज तक केवल डिसीज़ को मैनेजमेंट किया जाता है। यदि ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है तो उसको मैनेजमेंट करेंगे, यदि किडनी डिसीज़ हो गई है तो उसको डायलिसिस करेंगे, उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, उसको हम मैनेज कर रहे हैं। अस्थमा है तो हम उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको हम रूट से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इतनी ताकत है कि हर बीमारी को वो रूट से ख़त्म कर सकती है। चूँकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है, इसका मेन जो प्रिंसिपल है वो है विटिएशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। नॉर्मल एनर्जी के साथ में यदि ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी वजह से यदि उसमें इम्बैलेंस होता है, यदि ब्लड या लिम्फ इम्प्योर होते हैं, तो हमें डिसीज़ होती है। आपके कहने का मतलब सबसे महत्वपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह है। जी। तो वो रक्त का प्रवाह तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं, वो चलता ही रहता है। हाँ, चलता रहता है। लेकिन उसमें कैसे क्या गड़बड़ हो सकती है? इन्फेक्शन जो हो गया किसी भी कारण से, हम कहते हैं कि इन्फेक्शन होने से, हमारे खान पान में परिवर्तन होने से, या तो उस वक्त उसमें किसी ऑब्स्टेकल वजह आ से जाते हैं? ऑप्शन आता है, तो ही हमें डिसीज़ होती है। हम कहते हैं ना कि हमें सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ये क्या है? हमें डायरिया हो गया, हमें वॉमिटिंग हो गई, ये हमारी बॉडी हमें बताती है कि हमें कुछ हो रहा है, और फिर वो डिसीज़ के रूप में ले लेती है। हमारे शरीर के अंदर हमें यदि सर्दी हो रही है तो अच्छे के लिए होती है, फिर भी हम लोग 2 दिन 3 दिन में सर्दी खांसी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। बहुत दिलचस्प है आपकी बातें इस मामले में, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं इस इंटरव्यू में डॉक्टर हाडिया, कि मैं स्वयं को बहुत ज्ञानी तो नहीं मानता, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ता लिखता रहता हूँ, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति हूँ। जब मुझ जैसे व्यक्ति को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था अब तक, जब से मैंने आपसे बात की उससे पहले मुझे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में पता नहीं था, न मैटी साहब के बारे में पता था। हैनीमैन साहब को हम जानते हैं, होम्योपैथी हम जानते हैं, होम्योपैथी दवाइयाँ हमने ली भी हैं, खाई भी हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे को नहीं पता तो किसी को नहीं पता, ऐसा नहीं होता है जीवन में, लेकिन मुझे लगता है कि देश के बहुत सारे हिस्से को अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जानकारी किस तरह से बढ़ाई जाए? जानकारी सर ऐसे ही बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि आपका सपना ये है कि आप इसे मेन स्ट्रीम में देखना चाहते हैं। बिल्कुल, और एक दिन समय आएगा, क्योंकि आज हम जितने भी हमारे हम जो लोग हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम देख रहे हैं कि अभी कोविड है, अब कोविड का कोई इलाज नहीं है, परंतु हमने हमारे हॉस्पिटल में और हमसे जुड़े कई लोगों को हमने कोविड के अंदर जो आईसीयू में एडमिट है, जिनका 80% 85% तक भी उनका जो लंग्स काम नहीं कर रहा था, और हमने हमारी मेडिसिन से उनको ठीक कर दी। अभी पिछले 1 साल के अंदर हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में कोविड के दौरान ऐसे मरीज आए जो कैंसर मरीज़ थे, हमने उनको एडमिट किया और पता लगा कि कोविड पॉजिटिव है। हमने उनका इलाज किया और वो ठीक हो गए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने पिछले 1.5 साल के अंदर हम जो मास्क का उपयोग करते हैं, हम लोग मिनिमम मास्क का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी एनर्जी का लेवल इतना बड़ा है कि हमारी इम्यूनिटी लेवल इतनी बड़ी है कि हमें कभी कोविड नहीं हुआ, जबकि हम कोविड के कई पेशेंट्स को हम लोगों ने इलाज किया है। डॉक्टर साहब, ये दावा बड़ा ज़बरदस्त खतरनाक हो सकता है। आप कह रहे हैं कि हम मास्क का इस्तेमाल नहीं करते और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप कीजिए। नहीं, देखिए ना सर, क्या होता है कि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के मिथ्स दिए गए कि कोविड के अंदर कि एक कोविड का जो वायरस है जो 48 घंटे तक जीवित रहता है, यदि किसी भी जगह पे यदि वो लग जाएगा और 48 घंटे तक मरेगा नहीं,
तो हम ये देखते हैं कि हम क्या हमने मास्क शुरुआत में पढ़ा था कि सरफेस पे होता है हम वो, मास्क जी। का उपयोग कर रहे हैं। मास्क का उपयोग तो हम डॉक्टर्स उपयोग करते हैं, कब करते हैं, जब सर्जरी के अंदर जब जाते हैं कि हमारा इन्फेक्शन उस पेशेंट्स की बॉडी के अंदर ना जाए, इसलिए मास्क का उपयोग करते हैं। मास्क का उपयोग हमें 2 घंटे 4 घंटे तक सुरक्षित रखता है, 48 घंटे 24 घंटे तक नहीं रख सकता। यदि मास्क का उपयोग हमने सुबह 8 बजे लगाया है तो हम 4 बजे तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। मास्क हमें चेंज करना होगा। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि आपका अपना ज्ञान है। मैं तो आप देखिए डबल मास्क इस्तेमाल करता हूं। मैं एक बड़ा सा इस मामले के अंदर जो है वो ऐसा आदमी को भाई कुछ और गड़बड़ न हो जाए, नहीं, ये तो इस देखिए चक्कर के अंदर आप दो मास्क रखें। हाँ, इस बारे में और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर हम जो प्रकृति से नेचुरल जो ले रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं। जी। मास्क हम जब लगा लेते हैं तो वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें डिसीज़ कर रहे हैं, हमें और बीमार कर रहे हैं, हमारा इम्यूनिटी लेवल और वो ख़त्म कर रहे हैं। अगेन डॉक्टर साहब, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं और आप एक चिकित्सक हैं, तो निश्चित तौर पे आपका अपना इसमें व्यू पॉइंट है। मेरा व्यू पॉइंट तो एक आम आदमी का व्यू पॉइंट है। मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ और ना मैं कुछ बहुत कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं समझ रहा हूँ कि आपकी जो बातें हैं उनमें कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं और बहुत ही कमाल की हैं। और जो आपने 7 चक्र शरीर के बताए, या सूर्य से पौधे को रोशनी और ऊर्जा मिलना बताया, और ऊर्जा निश्चित तौर पे ये तो जीवन का एक प्रामाणिक तथ्य है कि जो कुछ है वो ऊर्जा से ही है। तो कुल मिला के आप ऊर्जा से इलाज कर रहे हैं और ऊर्जा दे रहे हैं, और आपके पास जैसा आपने बताया कि पेशेंट्स वेटिंग पे है, तो ये जाहिर करता है कि आपकी सफलता एक अलग मुकाम पे है। आप एक बहुत प्रसिद्ध और सफल चिकित्सक ही नहीं है, बल्कि आप, मैं कहूँगा कि समाज को अपना योगदान भी दे रहे हैं। तो ऐसे मोड़ पे आप नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हार्डिया? मैं एक नई पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ कि यदि एक आम भाषा में कहना चाहूँगा कि एक सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना चाहिए, एनर्जी लेवल बढ़ाना चाहिए। तो वो इम्यूनिटी लेवल, एनर्जी लेवल हम यदि अच्छे भोजन का प्रयोग करते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर हम लोग अल्कलाइन डाइट्स का उपयोग करें। आजकल हम हाई एसिडिक डाइट हम लेते हैं, जनरली हम पिज़्ज़ा बर्गर हम ये लोग सब खाते हैं। ये सब हाई एसिडिक, ये सब हाई एसिडिक है। जो ऐसा भोजन है जिसको हम, जो लोग डब्बा पैक भोजन बोलते हैं, जी, जो पैकेज्ड फूड, हाँ, जो 2-2 महीने से होता है और हम उसको खाते हैं, ये सब नुकसान करता है। हम यदि रोज़ फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और इसका हम यदि इस्तेमाल करें, हम लोग बोलते हैं कि हमें रिफाइन ऑयल खाना चाहिए, तो रिफाइन ऑयल हमें और नुकसान करता है, शुगर नुकसान करती है। रिफाइन ऑयल, डबल रिफाइंड ऑयल जो ऑयल होता है, वो ये कहेंगे कि उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है और केमिकल के थ्रू होता है, तो हमें और नुकसान करता है। तो रॉ करना चाहिए आपके हिसाब से? रॉ करना चाहिए और कम तेल का, कम मसालों का हमें उपयोग करना चाहिए। चलिए, ये तो एक चिकित्सक ने सलाह दी। एज एक सफल व्यक्ति की तरह, एक सफल पिता की तरह, एक सफल पुत्र की तरह आप नई पीढ़ी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को एम्बिशियस तो होना ही चाहिए, और अपने मुकाम पर पहुँचने के लिए यदि वो चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की छोड़ने की आवश्यकता होती है। कुछ चीज़ें हमें जो बहुत पसंद होती है वो हमें सफल होने के लिए हमें उसको भी छोड़ना पड़ता है, और हम अच्छी मेहनत करें, अच्छे प्रयास करें, तो निश्चित ही हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। क्या बात है, डॉक्टर अजय हार्डिया से बात करके हमें बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, और हमने इनसे वृहद रूप से इनके जीवन को देखा, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम करके जो आज तक डॉक्टर हार्डिया ने काम किया है, और एक पिता की तरह उनके तीनों बच्चे भी मेडिसिन फील्ड के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। एक डेंटल सर्जरी में है, एक MD कर रहे हैं और एक MBBS कर रहे हैं। तो कुल मिला के इन्होंने ये फैसला किया है कि पूरा हार्डिया परिवार समाज की सेवा करेगा। ये करना, ये कहना और इस पे कायम रहना आसान नहीं होता। ऐसी बहुत सारी कहानियों से हम सीखते हैं। डॉक्टर हार्डिया से भी हमने आज बहुत कुछ सीखा। ऐसे ही सीखते रहेंगे कहानी जज्बे की में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। कहानी जज्बे की न्यूज़ 18 पर, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो।